तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों की पॉकेट देखकर उनका बिल बनाया जाता है कि बीमारी देखकर? हर एक हॉस्पिटल अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से बनाता है कि वो जैसा है कि एक सर्जरी का बिल बस इतना है, वो सेम सर्जरी का बिल दूसरे हॉस्पिटल तो कम होता है। यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाइए। तो वो अभी वो उसका कुछ रेगुलेशन नहीं है, तो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है आजकल। लोग कहते हैं मेरे यहाँ गैस चढ़ गई है, मुझे पैर में गैस आ गई है, मेरे पेट में गैस हो गई है, एसिडिटी। बेसिकली क्या हो गया है ना कि जैसा अभी एसिडिटी हम जो बोल रहे हैं ना, उसके बेसिक 3 वजह है, हरी, वरी एंड करी। 3 बुक्स भी अपनी लिखी है। हाँ, मैंने एक्चुअली 8 बुक में लिखा हूँ। नीट की प्रिपरेशन करते हैं जो स्टूडेंट्स, और जो आगे अपना फ्यूचर एज ए डॉक्टर देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, तो उन्हें स्टार्टिंग से क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हेल्थ केयर सर्विस को तो हॉस्पिटल नहीं, ऐसा लगता है कि बिजनेस बन गए हैं लोगों के लिए। ऐसा कुछ जगह हो सकता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है कि हॉस्टल्स नहीं थे, बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं कि ऑपरेशन के दौरान मशीन बंद हो गई, मशीन खराब हो गई, कई बार लड़ाई झगड़े की कुछ खबरें आती हैं। मैंने अभी ऑलमोस्ट मैं अगस्त 2025 को ज्वाइन करा हुई तो ऐसी, तब से मैं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसको घूमते रहता हूँ पूरा, OPD, IPD वार्ड। आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी? हाँ, देखी। कैसी लगी मूवी? नहीं, कब देखी थी, पहले या अभी? नहीं, पहले देखी थी। पहले देखी थी, जब आप एकदम कॉलेज टाइम में। यस। अच्छा, उसमें एक डायलॉग है, जब उनके प्रोफेसर पूछते हैं तो संजय दत्त हाथ उठाकर बोलते हैं, एक सवाल है मेरा, वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अब उन्हें वो जवाब नहीं मिला था, लेकिन संजय दत्त को आज दत्तात्रेय साहब, डीन साहब ही जवाब देंगे। घंटों लाइन में खड़े रहे और डॉक्टर से मिले सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। क्या सरकारी अस्पताल का ये सच यही है या फिर बदल रहा है? आज के हमारे गेस्ट हैं जो कहते हैं कि मरीज ही अस्पताल का असली मालिक है। तो पॉडकास्ट में दीपा राणा के स्पेशल एपिसोड में वेलकम है ESIC फरीदाबाद हॉस्पिटल एंड कॉलेज के डीन डॉक्टर चौहान कालिदास दत्तात्रेय साहब। वेलकम सर। थैंक यू। और देखिए, इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपको बता दूं कि दत्तात्रेय साहब सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज बात करेंगे हॉस्पिटल की ग्राउंड रियलिटी की। दत्तात्रेय साहब, सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, दत्तात्रेय साहब का जो सफ़र है वो महाराष्ट्र के लातूर से चेन्नई के बाद अब फरीदाबाद। तो कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही? अभी मैं बेसिकली एक फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेजोगाई औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ, और मेरा जो सर्विस का जो बिगनिंग था, वो सर्विस का बिगनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेजोगाई में हुआ 1998 में। और तब से ऑलमोस्ट अभी 30 साल हो गए, अंबेजोगाई से लातूर से गुलबर्गा से। और मैंने वो महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ नासिक वो एक ऑलमोस्ट 8 साल में काम करा हुआ एज ए रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी एंड काउंटर ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद चेन्नई काम करा हूँ, बाद में अभी फरीदाबाद अगस्त से हूँ, 3 साल चेन्नई करा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि एक एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, मेडिकल एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक स्टेट लेवल का है यूनिवर्सिटी का, ऑलमोस्ट 8 साल का है, और अभी ये 3 साल चेन्नई की, और इधर का एक 8 महीने ऑलमोस्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस है। तो ये जर्नी जो है कि अल्टीमेटली, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन विदाउट एक्शन इज़ मीनिंगलेस एंड विजन विदाउट एजुकेशन इज इल्यूजन। दोनों चीज़ों लेकर मैं काम करता हूँ। आप कहते हैं दत्तात्रेय साहब कि लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए जब वो इलाज के लिए जाते हैं लाइन में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सरकारी हॉस्पिटल्स में, ESIC हॉस्पिटल में भी अभी भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है, और फिर डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, कंसल्ट की बारी आती है, तो 2-3 मिनट में वो फ्री हो जाते हैं। नहीं, अभी पूरा माहौल कैसा हो गया हमारे देश का, जो ओवरऑल जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है हमारे पास, कैसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है और बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जब हम देखते कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, हम देखते कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो जनरली पहले थोड़ा वो, जैसा भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारा जो इन देश का है 2017,
उसमें यही फोकस करा है कि हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो सुधरना चाहिए, अच्छी सेवा मिलना चाहिए। रहा सवाल अभी ईएसआईसी का, ईएसआईसी तो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि हमारे देश का भी 150 करोड़ पॉपुलेशन है और हमारे देश में कितने बेड्स है, कितने डॉक्टर्स है, ये जो अभी जब हम जब हिसाब करते हैं ना, जैसा कि WHO था कि 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी हमारे देश में 17 लाख आयुर्वेद के डॉक्टर्स है, 18 लाख ये आयुष के डॉक्टर्स है। तो हम तो रेशो अचीव करा है। अभी कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट में काम करता है। अभी ये काम करते टाइम क्या हो जाता है कि हम हमेशा क्या कंपेयर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर या प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसा मिलता है और गवर्नमेंट में क्या सेवा मिलता है। हमारे पास जो रहते हैं हम अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ ऐसा था, हमारे पास इधर गवर्नमेंट में ये नहीं है, ऐसा हमेशा सोचते हैं। तो मैं जब ये चेन्नई ज्वाइन करा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहाँ मैं यही फोकस करा, हमारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का लुक कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल आना चाहिए। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का लोग कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल आना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। नहीं, जिस इंसान के पास चॉइस होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या फिर ईएसआईसी में, वो ज्यादातर लोग अगर पैसा है तो वो प्राइवेट को चुनते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना, जो प्राइवेट का जो प्रैक्टिस, जो ट्रीटमेंट का जो मेथड है या गवर्नमेंट का जो मेथड, उसमें कुछ फर्क नहीं है। लोग को अभी जो अपोलो हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ भी लोग वेट करते हैं ना, वेटिंग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद इमीडिएटली उनको हो जाता है, ऐसा ऐसा नहीं है। इधर क्या हो जाता है कि वहाँ जो जाते तो मैक्सिमम पीपल आर लिटरेट, जो अपोलो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो दे आर फ्रॉम द वेल टू फैमिलीज। इधर आ रहे हैं तो पूरा वो जो हमारा जो वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, वो हमारे पास आ रहा है। इसके लिए हमने जो अगर देखेंगे हम, जैसा कि मैं बोला, तो वो चेन्नई में भी था, तो वहाँ एक 10 बेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करा था पेशेंट के लिए। तो उसमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस था कि कम्युनिकेशन विद पेशेंट। इधर भी हम स्टार्ट करें अभी। तो क्या है, पेशेंट को, मरीज को मालूम नहीं होता एग्जैक्टली कि हमको क्या करना है, क्या जाना है, हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अभी हमारे हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट और सेकंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को क्या लगता है कि हमको ये मेडिसिन मिला, ये मेडिसिन नहीं मिला, ये मिला तो यही। अभी रिजनेबलनेस, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया, कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता क्योंकि वो रिजनेबली उन्होंने दवा नहीं ली, इसलिए अभी वो पेशेंट को उसका ये नहीं होता। तो हमको फोकस, जैसा कि आप जो दो आपके जो क्वेश्चन है ना कि लाइन का, लाइन के लिए क्या है कि अभी हमारा यहाँ का ओपीडी ऑन एवरेज 4000 to 5000 पर डे ओपीडी है। हमने हिसाब से उतने काउंटर बनाए हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी है, ट्रिपल ऐप, आस्क एन अपॉइंटमेंट। पेशेंट, मरीज उसका रजिस्टर कर सकता है, उसको कहाँ भी क्यू में रहने की जरूरत नहीं है। हमने 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि अभी क्या होता है कि इधर मॉर्निंग पहले तो यहाँ लोग, मैं जब ज्वाइन करा तो सुबह 6 बजे आके बाहर बैठते थे। तो मैंने वो बाहर बैठने का बंद कर दिया, वो अंदर सब ऊपर ओपीडी खोल के 8 बजे रजिस्टर हमने स्टार्ट कर दिया। 9 बजे ओपीडी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो क्राउड हो जाता है ना, 9 to 10:30 के बीच में हो जाता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठा 4000 3,000 लोग इकट्ठा जाते। इसलिए हमारे पास एक व्यवस्था है कि ट्रिपल ऐप रजिस्ट्रेशन, मरीज उसमें उसका स्लॉट बुक कर सकता है। वही वही मेरा सवाल था, इसलिए आप इस ऐप के बारे में बताना कि ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाने वाले मरीजों की परेशानी का कारण क्या है? उनकी परेशानी का कारण क्या है? स्टाफ, सिस्टम या फिर ओवरलोड, जैसे आप बता रहे हैं? अभी अगर इधर का आप सोचेंगे, फरीदाबाद का सोचेंगे, ना स्टाफ का प्रॉब्लम है, ना ओवरलोड है। जितना हमारा ओपीडी आईपीडी है उतना स्टाफ हमारे पास है। ये जो टाइम क्या है ना, टाइम, जैसा कि अभी हमारा जो मॉर्निंग 8 to 3 रजिस्ट्रेशन है और ओपीडी हमारा है 9 to 4 ओपीडी हमारा है। लेकिन ये क्या होता है कि सब लोग इकट्ठा आ जाते हैं। कौन से टाइम में आ जाते हैं? 9। तो ये क्राउड बढ़ता है 9 to 10, 10:30, उसके बाद नहीं बढ़ता। इसलिए हमारे पास वो सोल्यूशन है कि ट्रिपल ऐप रजिस्ट्रेशन ये है। तो भी हमने अभी क्या करा, काउंटर बढ़ा दिए। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए, फार्मेसी का काउंटर बढ़ा दिए कि जिसकी वजह से पेशेंट को वेट करने की जरूरत नहीं। इधर दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि एक पेशेंट के साथ बहुत लोग आ जाते हैं। वो जो हम देखते हैं ना, वो क्राउड बोलते हैं ना, तो एक्चुअली मैं वो हर दिन ओपीडी में जाता हूँ। एक पेशेंट के साथ 5 अटेंडर रहते हैं, इसलिए वो हो जाता है पूरा क्राउड दिखने लगता है। क्राउड अच्छा, ईएसआईसी हॉस्पिटल की बात करें अगर फरीदाबाद की, तो काफ़ी चर्चाओं में रहता है। जितना सिविल हॉस्पिटल बीके रहता है, उससे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है और नेगेटिव चर्चाएँ ज़्यादा रहती है। खुद का मेरा अगर एक केस बताऊँ, मैं एक रिपोर्ट के लिए गई थी वहाँ। हुआ क्या था कि स्टोन के लिए, पथरी के लिए एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान ही
मशीन जो है वो खराब हो गई और पेशेंट को रेफर कर दिया गया, रेफर भी नहीं किया गया, वो उसका पेपर बना दिया गया घर जाने के लिए। तो ऐसे कई सारे केसेज़ हैं कि ऑपरेशन के दौरान मशीन बंद हो गई, मशीन खराब हो गई, कई बार लड़ाई झगड़े की कुछ खबरें आती हैं। नहीं, नहीं, अभी ऑलमोस्ट मैं अगस्त 2025 को जॉइन करा हूँ इधर ईएसआई से। तब से मैं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसके घूमते रहता हूँ पूरा ओपीडी, आईपीडी, वार्ड। और मैं जब जॉइन करा तो कम से कम मेरे ऑफिस के सामने एक 100 लोग आते थे, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। आज के डेट मेरे ऑफिस के सामने 2 या 3 लोग के ऊपर कोई नहीं आता है। हमने हर एक चीज़ के लिए वहाँ इधर सबसे बड़ा क्या है कि जो कम्युनिकेशन जो है ना, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन पेशेंट को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और पेशेंट के दिमाग में क्या हो जाता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना, वो मैक्सिमम है। जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैं हर मंथली फीडबैक लेता हूँ पेशेंट का। हुँ। एक पूरा हमारे पास अभी क्यूआर कोड लगा दिया है हुँ, हॉस्पिटल हर हुँ। जगह। ओपीडी में, आईपीडी में, हर एक बारे में फीडबैक है। मंथली हम वो फीडबैक पूरा एनालाइज़ करते, उसके ऊपर एक्शन करते। जैसा मैं जब जॉइन करा था सबसे बड़ा ये इश्यू था कि क्यू का इश्यू था, क्लीनेस का इश्यू था, टॉयलेट बाथरूम का इश्यू था, मेडिसिन का इश्यू था। यानी कि आप ये मानते हैं कि सिस्टम में कहीं तो इश्यू थे बड़े, नहीं, आपके आने से पहले हो यानी या चाहे कभी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन गैप बोले तो कि अभी जो सामने एक अभी कमरा खुला है 108, वो 24/7 आवर्स वहाँ कौन आदमी बैठता है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके बोल सकता है, वो सबको कम्युनिकेट करता है। जैसा कि अभी हुँ, क्या हो जाता है हमारे पास अभी कि 9 to 4 ओपीडी है। 4 बजे के बाद कोई आएंगे तो क्या करेंगे? हुँ, हमारा कैजुअलिटी है। हुँ, इधर क्या होता है कि बहुत सारे मरीज 4 बजे के बाद आते हैं। हुँ, अभी हमारा 4 बजे के सुबह 8 बजे तक जो ओपीडी नॉन ओपीडी आवर्स है उसमें 300 लोग आते हैं। हुँ, तो अभी हम उसको नहीं भी नहीं बोल सकते। अभी वो रात में 4 बजे इवनिंग 4 बजे से सुबह का टाइम है, इट इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी। तो भी हमने अभी क्या करा है कि हमने एक ओपीडी स्टार्ट करा 10 बजे तक। हुँ, उससे क्या हो जाता है कि जिसको ज़रूरत है कि इमरजेंसी की उसको नहीं मिलता। ये नॉर्मल पेशेंट एक लाइन में खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? हुँ, हुँ, इमरजेंसी हमारा रात 4 से सुबह 9 बजे तक हुँ, 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 इमरजेंसी है। उसमें क्या हो जाता है कि वो नॉर्मल पेशेंट भी पेट में दुख रहा है, सिर में दुख रहा है बोल के आते हैं, जो हुँ, ओपीडी का पेशेंट है। हुँ, लेकिन हम तो उसको मना नहीं कर सकते। तो फिर जिसको इमरजेंसी को रियल ज़रूरत है, वो बाजू में रह वो जाता साइड हो है, साइड जाता हो है। जाता है। इसलिए हमने क्या करा अभी कि वो करने के लिए पैरेलल ओपीडी खोला फिर। हुँ, जिसको ओपीडी का टाइप है तो 10 बजे तक ओपीडी रहता है फिर अभी। हुँ, तो इसलिए इमरजेंसी की कराची बन रही है। यानी कि चीज़ें चेंज हुई है। हाँ, आपने कैज़ुअल्टी की बात की, आप मूवीज़ देखते हैं? हाँ, आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? हाँ, देखिए, देखिए। कैसी यस। लगी मूवी? नहीं, 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 कब नहीं, नहीं। देखी थी, पहले नहीं, या नहीं, नहीं। अभी? नहीं, नहीं, पहले देखी थी। पहले देखी थी, जब आप यस, एकदम कॉलेज टाइम में थे। यस, यस। अच्छा, उसमें एक डायलॉग है, जब उनके प्रोफ़ेसर पूछते हैं तो संजय दत्त हाथ उठाकर बोलते हैं कि एक सवाल है मेरा कि जब कैज़ुअल्टी में कोई मरने की हालत में हो, तो क्या उसे फ़ॉर्म भरना ज़रूरी होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कैसा है कि कैज़ुअल्टी का क्या मतलब है कि अभी इमरजेंसी में 2 चीज़ें हैं। अब उन्हें वो जवाब नहीं मिला था, लेकिन संजय दत्त को आज दत्तात्रेय साहब, नहीं, डीन नहीं, नहीं। साहब ही जवाब देंगे। नहीं, 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 हमारे पास क्या है कि अभी जितने भी जो है ना कि इमरजेंसी में कौन-सा भी पेशेंट आ जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ट्रीटमेंट। उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। पहले तो जो पेशेंट एंट्री करने के बाद इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। पैरेलल उसका डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। इसलिए कुछ उसको ये नहीं ज़रूरत नहीं है। अभी इमरजेंसी के भी क्या है 2-3 टाइप हो जाते हैं। जैसा अभी एक्सीडेंट है, हुँ, कोई ऐसा अनवांटेड इंसिडेंस है, जहाँ मेडिको लीगल केस बोलते हैं हम ना कि पुलिस केस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ उसके लिए भी हम वेट नहीं करते, पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हुँ, तो इमरजेंसी में तो हमारे पास अभी बहुत बढ़िया है। हमारे पास जो इमरजेंसी का हमने अभी इमरजेंसी में उसका आईसीयू बना दिया 20 बेड का। हुँ, हुँ, जो जब मैं जॉइन करा था तो यहाँ एक इश्यू था कि वो पेशेंट हुँ, को आईसीयू बेड नहीं मिलते बोल के। हुँ, अभी हमने 120 आईसीयू बेड बना दिए। जी, तो अभी हमारे पास एक ऐसा कभी एक ही दिन नहीं कि हमारा एक ही पेशेंट रेफर हुआ बोल के यहाँ से आईसीयू के लिए। हुँ, हमने अभी क्रिटिकल केयर के 50 बेड बनाए, हुँ, मेडिकल आईसीयू के 20 बेड बनाए और इमरजेंसी मेडिसिन के 30 बेड बनाए हैं। हुँ। उसके लिए हमारे पेशेंट को जो भी वन ऑफ द बेस्ट केयर चाहिए, वो सब केयर हमारे पास अभी उपलब्ध है। कुछ कंपनीज़ आज भी ऐसी है जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, 21,000 से कम सैलरी वाले वर्कर्स हैं, लेकिन वो अपनी ईएसआईसी कंपनी नहीं कराती है। तो क्या उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है? नहीं, 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 हमारे पास जितने भी कंपनी रजिस्टर है ना, तो हमारा जो रीजनल ऑफिस है, उसका पूरा मॉनिटरिंग रहता है। कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उनका कार्ड बना है क्या नहीं बना,
ये पूरा मॉनिटरिंग अभी पूरा है। अभी रिसेंटली हमने एक हमारे हेडक्वार्टर में अभी एक डिसीजन लिया है कि कितने दिन में कार्ड बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। वो जो भी कार्ड में अभी कुछ हम इधर बोले कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग भी पकड़े गए कि वो बोगस कार्ड ले बना के लेके आए। इसलिए हमने अभी वो ESI लास्ट मंथ ओनली सबको इधर इशू करा है कि कैसा बनाना है, कितने दिन में देना है बोल के, उसमें टाइम बाउंड कर दे, इतने दिन में कार्ड इशू करना बोल के। जी। ये एक सवाल है मेरा जो सभी लोगों के ज़हन में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों की पॉकेट देखकर उनका बिल बनाया जाता है कि बीमारी देखकर? अभी इसके बारे में आप जो एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्पिटल है ना, अभी कि जैसे कि मैं अभी ऑलमोस्ट 30 साल में इस सिस्टम में काम करता हूँ और हमेशा इसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ कि कितना पर पेशेंट एक्सपेंडिचर है, कितना पर कैपिटा इसमें हेल्थ के एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो एक 10 साल पहले हमारे देश में आउट ऑफ पॉकेट में तो खुद खर्चा कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर करने वाले 60% लोग थे। अभी वो कम होके 30% हो गए बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्कीम, जो PMJ आ गया, बाद में ESI स्कीम, CGS स्कीम, डिफरेंट हमारे जो इंश्योरेंस स्कीम आ गए ना, उसकी वजह से। रहा सवाल कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल कैसा बनाते हैं, अभी वो कैसा है कि डिपेंड करता है हमारे पास जो जो रूल्स होना चाहिए कि कितना किसको चार्ज करना चाहिए, वो नहीं है अभी इंडिया में। कि अभी वो अभी रिसेंटली वो चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कस चल रहा है कि वो हॉस्पिटल का कौन से डिसीज़ को कितना बिल होना चाहिए, कितने सर्जरी को कितना बिल होना चाहिए, वो अभी डिस्कशन है। लेकिन आज के डेट में किसी को ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि वो हर एक हॉस्पिटल अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से बनाता है कि वो जैसा है कि एक सर्जरी का बिल बस इतना है, वो सेम सर्जरी का बिल दूसरे हॉस्पिटल तो कम होता है। तो वो अभी वो उसका कुछ रेगुलेशन नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। लेकिन अब जैसा कि हमारा जो PMJY स्कीम है, CGS स्कीम है, उन्होंने उसमें रेट डिफाइन करे वाले कि नहीं ये प्रोसीजर है तो हम इतना चाहे वो कोई भी चले जाए। कोई भी चले जाए तो उतना रिकॉर्ड और इन्हीं चीज़ों की वजह से आजकल लोग जो है जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब बड़ा-सा बिल लेकर आते हैं, तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान कभी हॉस्पिटल मत पहुँचाना हमें। नहीं नहीं, सही है। बेसिकली हमको अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको क्या फोकस करना चाहिए, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। अभी क्यूरेटिव तो चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है, लेकिन हर एक आदमी ने अभी क्या फोकस करना चाहिए, चाहे पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल या प्रोफेशनल लेवल में, हमको डिसीज नहीं होना बोल के करना चाहिए। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर में फोकस करना चाहिए। अभी इवन हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इंडिया का 2007, उसमें यही मेंशन है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए अभी, कि प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। ट्रीटमेंट तो अभी डिसीज होने के बाद हमको करना ही पड़ेगा ना, ट्रीटमेंट तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। अभी ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कि डिफरेंट ऑप्शन है हमारे कंट्री में, कि जैसा जिसके पास ये इंश्योरेंस का है तो वो इंश्योरेंस है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, डिफरेंट स्कीम है, जैसे ESI स्कीम है, CGS स्कीम है, PMJY है, ऐसे बहुत सारे स्कीम और लास्ट 10 साल में आए हुए हैं। इससे लोगों को बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं देखता हूँ कि अभी अभी कैसा है कि हमारा डिसीज़ का फोकस चेंज हो गया है। जब हम पढ़ते थे उस टाइम डिसीज़ कौन सा था, इन्फेक्शियस डिसीज़ थे, डायरिया, डिसेंट्री डिसीज़ थे। अभी डिसीज़ का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, कैंसर ये बीमारी का जी। पैटर्न बढ़ गया है। अभी उसमें कैसा है, जैसा कि अभी देखो लास्ट अगर हम सोचेंगे एक 8-10 साल में, तो PMJY जो जन औषधि आ गई मार्केट में, अगर वहाँ का जो मेडिसिन का कॉस्ट है बहुत बहुत मिनिमम कॉस्ट है, एनीबडी कैन अफोर्ड इट। और बहुत सारी दवाएं तो अभी जहाँ भी मिलती है तो हो रही। अभी लोगों के दिमाग में क्या बैठा है कि हम वो कंपनी की दवा देंगे तो हम इफेक्टिव है, अगर हम ये जन औषधि की दवा इफेक्टिव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो दिमाग में लोगों को, पेशेंट की या सोसाइटी के दिमाग में क्या बैठा है कि हम ये कंपनी की दवा देंगे तो इफेक्टिव है और ये कंपनी की दवा इफेक्टिव नहीं, या किसी को लगता है कि वो सोशल स्टैंडिंग लगता है कि नहीं मैं ये जो ना दवा खाऊंगा तो मैं थोड़ा सोशल स्टेटस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, बेसिकली सबसे अच्छा और इफेक्टिव दवा कौन सी है, तो हमारे जन औषधि वाली है। उसकी पूरी टेस्टिंग सब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वहाँ जैसा कि हम बोले पेन किलर है, कि हम मार्केट में जाके कोई पेन किलर ले रहे और जन औषधि दे रहे, उसमें कुछ इफेक्ट्स में कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन हमारी सोच में फर्क है, समाज को सोच में फर्क है। इसलिए वो अफोर्डेबल हेल्थ हेल्थ केयर बोलते हैं ना, जैसा कि एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये जो 5 पिलर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम के है ना, वो सब इफेक्टिव है। लेकिन लोगों ने भी थोड़ा उनका जो सोच का तरीका है ना बदलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अफोर्डेबल तो रहा ही नहीं ना। हेल्थ केयर सर्विस को तो
हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, ऐसा लगता है कि बिजनेस बन गए हैं लोगों के लिए। ऐसा कुछ जगह हो सकता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। आज भी हम हमारा देश का हेल्थ केयर कंपेयर करते हैं कि डेवलप कंट्री से। आप डेवलप कंट्री में जाओ, आपको सुपर स्पेशलिटी का अपॉइंटमेंट 6-6 महीने नहीं मिलता। हमारी कंट्री में तो इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिलता है, डॉक्टर अवेलेबल से उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है। अभी जो मेडिकल टूरिज्म जो हमारे इंडिया का बढ़ रहा है ना, जो पेशेंट दूसरे कंट्री में उनके पास ये नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वो हमारे पास आके ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी कंट्री में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना तो 1-1 साल वेट करना पड़ता है, हमारे पास 8 दिन में हो जाता है। तो अभी हमारा इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। रहा सवाल अफोर्डेबल सा, अफोर्डेबल का क्या, उसको वही बोल रहा हूँ कि मीनिंग डिफरेंट है। हम कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी हम क्या सोचते हैं कि वी ऑलवेज कंपेयर प्राइस की, नहीं अपोलो हॉस्पिटल गए थे या जो भी कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल गए थे, उसने तो एक ऑपरेट करने के लिए 1.5 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया, 5 लाख लगा दिया, और बाहर गए तो ये अभी थोड़ा जैसा कि हमारे कंट्री में अभी जैसा कि आईसीयू इज ए क्रिटिकल इशू है, कि जैसा कि आईसीयू में बहुत सारा बिलिंग का इशू हो जाता है कि 30,000 के भी जा 50,000। तो इसलिए गवर्नमेंट का अभी भी जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू क्रिएटिंग द पब्लिक हॉस्पिटल विद आईसीयू बेड्स। जैसा मैं बोला कि हमारे पास अभी हमने 120 बताया आईसीयू आपने, बेड जी। बढ़ा दिए। अच्छा, ईएसआई से कॉलेज की अगर हम बात करें, कुछ टाइम पहले एक मुद्दा उठा था कि हॉस्टल्स नहीं थे, बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पर स्टूडेंट्स को। नहीं, 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 अभी कैसा है कि ये अभी जो ईएसआईसी फरीदाबाद स्टार्ट हुआ, वो एक यूजी मेडिकल कॉलेज बोल के स्टार्ट हुआ, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि जो हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, जैसा कि 1 पॉपुलेशन, इसलिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा एक स्कीम लेके आया कि चलो हम एक नंबर ऑफ सीट बढ़ा देंगे, बच्चों को भी एडमिशन मिल जाएगा और हमारा जो देश का भी जो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर पूरा हो जाएगा। तो ये पहले क्या था, बहुत नॉन स्ट्रिक्ट थे कि ये होना तो हम परमिशन देंगे, कॉलेज स्टार्ट करने का तो नहीं देंगे। अभी इधर अभी प्राइवेट कॉलेज का बहुत सारा बढ़ रहा था, बच्चे बहुत इतने देखो अभी नीट को 17-18 लाख बच्चे बैठते हैं, जी, तो सब बच्चे को तो एडमिशन नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हमारे बच्चे जो किधर जा रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं, हमारे हम्म। बच्चे आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिलीपीन जा रहे हैं, ये करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो ये कि हमारे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ हम सीट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमको जो डॉक्टर रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएंगी, और हमारे जो बच्चे, इंडिया के बच्चे बाहर जाके पैसा खर्चा कर रहे हैं, या जो जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे हैं, वो मेडिकल एजुकेशन पूरा कर सकेंगे। इसलिए हमें वो सीट बढ़ा दी हर कॉलेज में। वैसा जैसा कि भाई 100 था, अभी 150 हो गया, हमारे पास हो गया। पीजी का बढ़ा दिए, सुपर से बढ़ा दिए। अभी ये जो हॉस्टल के जो अभी जो पैरेलली जो इशू है ना कि हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, वो शुरू है, अभी वो हमने वो फाइनल कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, गवर्नमेंट सिस्टम में तो लैंड एक्विजिशन है, बाद में कंस्ट्रक्शन प्लान है, वो तो पैरेलली हम डेवलप कर रहे हैं उसको। जी। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल्स में एक बड़ा इशू रहता है, सर्वर डाउन का इशू। इसका क्या सॉल्यूशन मार्केट? अभी वो ये क्या हो जाता है ना, जैसे मैं बोला ना कि अभी जैसा कि हमारे पास 5,000 का ओपीडी है, हर दिन तो काम होता है, कभी 1 दिन 2 दिन हो गया है ना, तो वो थोड़ा ये हो जाता है, तो भी हमने अभी बहुत सारा उसमें अपडेट करा है। अभी बहुत रेयरली प्रॉब्लम आ जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी दिखाई दे रही है। नहीं, 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 अभी तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना कुछ सिग्निफिकेंट डॉक्टर्स की कमी नहीं है। पहले थी, लेकिन ऑलमोस्ट अभी हर स्टेट में, या फिर हमारे जितने भी एसआईसी के हॉस्पिटल है, मैक्सिमम डॉक्टर्स है, ऐसा नहीं बोल के नहीं है। अभी जो एक्सपेक्टेड जैसा एक्सपेक्टेशन है ना सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जैसा कि हम हमेशा सोचते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए। अभी हो गया कैसे कि लोगों के दिमाग में ये पक्का बैठ गया कि मेरा पेट में दुख रहा तो मुझे सर्जन नहीं देखना चाहिए, मुझे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखना चाहिए। इसलिए लोग सोचते हैं कि उसकी कमी बोल के। अभी अब कौन से भी डेवलप कंट्री का भी देखेंगे ना, तो पहला पेशेंट किसके पास जाता है? जनरल फिजिशियन के पास जाता है। उसके बाद डिसाइड करता है वो जनरल फिजिशियन की उसको कहाँ जाना है। कहाँ जाना है। हमारे पास क्या हो जाता है, पेशेंट खुद ही आता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बताना है बोल के। ये प्रॉब्लम वो है। आधा डॉक्टर खुद ही बन खुद ही जाता बन है। जाता है, और इधर वो 10 लोगों से डिस्कस करता है, नहीं नहीं फिर अब मैं गया था, वो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं था। अरे नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करने वाले हैं? आपको तो पहले सब जांच करना है, और जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत है हम 100% उसको फुलफिल करेंगे ना। ये थोड़ा अभी ये समाज में क्या होगा कि थोड़ा ये वो सोशल मीडिया का नॉलेज लेके अभी चेस्ट में दुख रहा है। अभी चेस्ट का पेन तो एसिडिटी से भी है, हार्ट से भी है, तो वो बोलते नहीं चेस्ट में दुख रहा तो मुझे कार्डियोलॉजिस्ट पास जाना है। ये थोड़ा जो वो मिडल गैप है ना, वो ज़्यादा गड़बड़। कुछ लोग
आजकल खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कितना सेफ और कितना हार्मफुल है? नहीं, नहीं, वो खुद इलाज करना 100% वो हार्मफुल है, सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है कि वो उसमें क्या हो जाता है कि हम खुद ही सोचते थे कि बुखार आ गया है, टेम्परेचर है, जाके वो क्रोसिन ले जाते, पैरासिटामोल ले लेते हैं। पैरासीटामोल ले जाते, बाद में 2-4 दिन खाते, बाद में फिर कम नहीं होता, बाद में तो कौन-सा भी डिसीज़ क्या है ना कि मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि देयर इज़ वो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अभी हमारे पास वो पूरा क्या हुआ कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे ना, तो वो पहले बोलते थे कि 3 दिन बुखार है तो उसको मॉनिटर करना है। अभी क्या हो जाता है कि बुखार आने से पहले लोग मेडिसिन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, तो इसलिए क्या है कि ऐसा जो लेना है कि विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर के, तो अच्छा नहीं है, हार्मफुल पेशेंट के लिए है। हुँ। उसकी 2 वजह हो सकती है कि वो डिले इन डायग्नोसिस हो सकता है, और जो डिले हो जाएगा डायग्नोसिस के लिए ना, दैट विल कॉज सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज़, एक हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाता है कि अननेसेसरी मेडिकेशन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि डॉक्टरों का कंसल्ट के बिना मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं चाहे बीमारी भी हो, दवाई नहीं लेते। उन्हें लगता है कि दवाई अगर हम लेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा हाँ। और हमें आदत लग जाएगी आदत नहीं, दवाई नहीं, नहीं, की। नहीं। अभी इसमें तो बहुत सारे लोगों में ये मिथ्स है कि नहीं कि हमने वो दवाई लेने के बाद उसका डिपेंडेंस हो जाएंगे, हम बोलते हैं हुँ, हमारे भाषा हुँ, में, हुँ। डिपेंडेंस हो जाएंगे। इवन साइकेट्रिक के जो ट्रीटमेंट है ना, हम जो देखते पेशेंट के बारे पेशेंट सोचते हैं ना, बहुत बार वो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 बार दवा लेना, जो साइकेट्रिक हुँ, स्पेशली हुँ। मेंटल हम जो बोलते हैं हेल्थ इश्यूज है उसके, तो उनके पेरेंट्स या जो भी पेशेंट उसके रिलेटिव क्या बोलते हैं, अरे नहीं मत लो, उससे तुम डिपेंडेंट हो जाएंगे। हुँ, इसलिए क्या हो जाता है कि वो मेडिसिन का रेजिस्टेंस आ जाता है, या डिसीज भी अच्छा नहीं होता है। हुँ, बहुत सारे हमारे देश में जो पेशेंट को अच्छा रिलीफ नहीं मिलता है ना, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ इम्प्रॉपर मेडिकेशन। हुँ, जैसा कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी ये दवा 3 टाइम लो, हुँ, लोग 3 टाइम नहीं लेते, 2 बार हुँ, लेते हुँ, या 1 बार लेते। वो हर एक मेडिसिन का एक हाफ लाइफ रहता है। हुँ, जैसे हम बोले कि 2 बार लेना है, तो वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट समझो सुबह 6 बजे लिया, शाम 6 बजे तक रहता है, तो दूसरा डोज़ लेंगे तो उसका कंटिन्यूटी रहता है, इसलिए वो डिसीज़ क्योर हो जाता है। हुँ, लेकिन हमारे पास क्या है समाज में अभी भी उसका ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं कि डॉक्टर ने जो बोला वैसा मेडिसिन लेना चाहिए, इसलिए फिर रिलीफ नहीं हो जाता। बाद में और नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब तो हमने मेडिसिन लिया रिलीफ नहीं मिला बोल के। ये समाज में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके माध्यम से कि समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि जो भी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन है फॉलो करो। हुँ, डॉक्टर बनने की कोशिश किसी ने भी नहीं करना चाहिए। जब मैं पेशेंट होता हूँ ना, मैं कभी डॉक्टर को पूछता नहीं कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, मैं जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैं फॉलो करता हूँ। हुँ। अच्छा, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है आजकल। लोग कहते हैं मेरे यहाँ गैस चढ़ गई है, मुझे पैर में गैस आ गई है, मेरे पेट में गैस हो अरे गई है। बेसिकली क्या हो गया है ना कि जैसा अभी एसिडिटी एसिडिटी हम जो बोल रहे हैं ना, उसके बेसिक 3 वजह है, हरी वरी एंड करी। हरी वरी करी मेरे हरी-भरी खरी। करी। हरी बोले तो हम इतने स्ट्रेसफुल है ना, इतना गड़बड़ में है ना कि ये करना वो करना ये करना वो करना है। लॉट ऑफ वरी एंजाइटी वरी है कि नहीं ये भी है। तीसरा करी, खाने में भी हमने अब सबको स्पाइसी चाहिए। ये मेन 3 चीज़ें हैं कि वो जब एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। ये तीनों चीज़ों के लिए कंट्रोल होना चाहिए, डेफिनेटली ये कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। अभी हारी कैसा कम करना है, वरी कैसा कम करना है, करी कैसा कम करना है, ये तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे अब मैं सबको यही बोलता हूँ ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम तो हमने खुद ने बनाए हैं। हुँ, डिसीज़ तो अभी हम बोल रहे हैं कि डिसीज़ आ रहे हैं, आज समाज में डिसीज़ आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो बहुत सारे डिसीज़ तो हम खुद बना रहे हैं। हुँ, वो खुद का कॉन्फ्लिक्ट खुद के साथ है। हुँ, तो स्ट्रेस बन रहा है, वो एंग्जायटी बन रही है, ये हो रहा, वो हो रहा, तो क्रिएटिंग प्रेशर, पीयर प्रेशर बिकॉज़ ऑफ कंपैरिज़न, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रीज़न्स ना। सबको समाज में क्या होना चाहिए कि एक तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हुँ, कौन सी भी चीज़ का। हो सकता है कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, कभी बुरा हो सकता है ना। अच्छी है तो हैप्पी भी होना चाहिए, अच्छा नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके वी हैव टू स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करके अचीव हुँ, करना चाहिए। हमारे पास क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हुई तो यू बिकम स्ट्रेसफुल, और वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया। जैसे मैं बोला हूँ ना कि अभी हमारे देश में जैसा 148-150 करोड़ हुँ, पॉपुलेशन है, उसमें से 30 करोड़ अभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हुँ, 4 करोड़ अडल्ट हायर एजुकेशन लेते हैं, हुँ, बाकी इतना तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हमारा है, वो अभी ये स्पेस में है
कि वो जो हमेशा वो ट्रेस और उसमें इसमें है करियर स्ट्रेस में रहता है, कंफ्यूज रहता कन्फ्यूज है। रहता है क्या होना है क्या होना है ना। तो सबने यही यही इम्पोर्टेंट है कि सबके दिमाग में यही होना चाहिए कि ये कुछ नहीं, हमको जो मिलने वाला है तो हम जितना एफर्ट्स करेंगे ना तो मिलेगा, एफर्ट्स नहीं करोगे तो नहीं मिलने वाला नहीं। अच्छा, तो आपने 3 बुक्स भी हम्म, प्लीज़ कंटिन्यू, पहले आप बताइए। हाँ, जो हमारा पर्पस जो है ना, पर्पस जैसा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि हमारा खुद का एक विजन होना चाहिए। विजन का मतलब क्या है कि मेरा आज का 1 दिन का विजन होना चाहिए, 8 दिन का विजन होना चाहिए, 1 महीने का विजन होना चाहिए, 1 साल का विजन होना चाहिए और ज़िंदगी का विजन होना चाहिए। और वो विजन अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैं एक विमो सा फॉर्मेट बनता हूँ, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन। इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी मुझे कल क्या करना है, मुझे मालूम है कल ऑफिस जाना है 8 बजे, तो लोग 8 बजे नहीं आते, 8:30 बजे आते, वो कुछ तो कन्फ्लिक्ट बनता है। हमारी जो रूटीन चीज़ें हैं ना, अगर हम प्रॉपर्ली करेंगे तो स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हर जगह ये प्रॉब्लम देखता मैं पूरा अभी ये 20-25 साल में कि हम हमारे जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफेक्टिवली नहीं करते और हैप्पीली नहीं करते, इसकी वजह से स्ट्रेस बन जाता है। दैट इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगर उतना भी हम प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे ना तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सो एवरीवन बिकम हैप्पी। वो सबके सबके प्रॉब्लम क्या है कि वो दे फील कि दे आर ओवरबर्डन, ओवरबर्डन बाय ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा हमेशा ये रहता है कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो करना है ना। जैसा कि अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं करना चाहिए ना, लेकिन आपका जो जॉब है दैट शुड नॉट क्रिएट द स्ट्रेस फॉर यू। अगर आपका जॉब ही आपको स्ट्रेस कर रहा है तो करने में कोई मजा नहीं, करने में कोई मजा ही मजा नहीं नहीं है। है ना। फिर तो वो अभी तो क्या हो, हाँ हाँ, ये अभी हमारे समाज में इधर क्या हो रहा है कि जिसको जो नहीं करना है वो भी करे। जैसा बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसा पेरेंट ने बोला मैं डॉक्टर बोले बोले डॉक्टर बन रहे, तो बच्चा वो पढ़ाई अच्छे नहीं करता, स्ट्रेस में रहता है। वो जॉब मिल गया, अभी ये करना था, ये नहीं बोला बल्कि ये जॉब मिला मैं कर रहा हूँ, मुझे तो उस जॉब में हैप्पीनेस नहीं है। ये सब ऐसे जो चीजें है ना दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस। ये सब उसी ओवरकम करना है। वो उसको ओवरकम करना है। आपने 3 बुक्स भी अपनी लिखी हाँ है। हाँ, मैंने एक्चुअली 8 बुक मैं लिखा हूँ अब तक। 8 बुक 8 बुक लिखी लिखा हूँ। तो उसमें से ये 3 बुक जो है मेरे कि जब मैं देखता था बाहर की, जब हमेशा सुनता था एवरी डे देयर इज ब्रेकिंग न्यूज़ इन द टेलीविजन न्यूज़पेपर की डॉक्टर को किसने तो मारा, फिर डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दिया, ये वो। तो मैं थोड़ा उसके ऊपर मैं सोचा कि साला ये तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो हम तो कॉम्पिटेंट डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर का मतलब क्या है कि वो रिजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर नॉलेज सब है तो डॉक्टर हो गया। लेकिन बाद में बोला कि वो झगड़ा क्यों हो गया, नहीं नहीं पेशेंट आ गया था, कैजुअलिटी में आ गया था, इमरजेंसी में आ गया था, अटेंडर आ गए, वो एक पेशेंट देख रहा था, बाकी लोग आ गए, नहीं देखा तो उसने झगड़ा कर दिया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ये सब हमारे डॉक्टर के लिए, ये तो हमारे पास जो आने वाला है वो तो स्ट्रेस में है, कुछ तो रीजन हमारे पास आ रहा है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं आ रहा है। हमारे लोगों में भी कुछ स्किल की जरूरत है कि सो दे आर एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन आल्सो। ऐसा नहीं कि उसको भी हैंडल करना है ना। इसलिए मैंने एक बुक लिखने का सोचा कि बियॉन्ड मेडिसिन, मेडिसिन छोड़ के और क्या डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। तो बियॉन्ड मेडिसिन ए टू ई फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। ए का मतलब था एटीट्यूड, बी का मतलब था बिहेवियर, सी का मतलब था कम्युनिकेशन, डी का मतलब था ड्यूटी, ई का मतलब था इथिक्स। अगर ये हम 5 चीजें बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, दे कैन एबल टू फेस एनी चैलेंज। ऐसा कुछ भी सिचुएशन बन जाता है, दे कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसा हम हमेशा बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कुछ लोग तो होते गलत, लेकिन बहुत सारे लोग तो सरकमस्टेंसेस देख के कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, हाँ, खुद क्रिएट भी कर क्रिएट लेते करते हैं। हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वन इज नेचर कॉन्फ्लिक्ट, अदर इज नर्चर कॉन्फ्लिक्ट्स। नेचर बोलो तो इनबॉर्न और नर्चर बोलो तो जो सराउंडिंग की वजह से बन गए, कॉन्फ्लिक्ट बन गए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम क्या है कि ये फॉलो करो, ये सब प्रिवेंट हो जाएगा। ये बाद में पेशेंट को भी लिए मैं बुक लिखा हूँ, बीइंग पेशेंट, पेशेंट ने भी फॉलो करना है। तीसरा जो हमारे स्टूडेंट्स है उनके लिए भी एक बुक लिखा हो, सेम ए टू ई, उनका भी जो हम बच्चे पढ़ाएंगे ना तो ये सब सीखना चाहिए। बाद में दे आर एबल टू फेस द सिचुएशन। ये तो इसकी ये बहुत 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 अभी हमारे इसमें जो समाज में सबसे बड़ा जो बिग प्रॉब्लम है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। जो मालूम होना चाहिए वो मालूम नहीं, इसलिए वो कन्फ्लिक्ट बन जाता है। जैसे हमको खुद को भी है कि मुझे अभी ये करना है लेकिन मुझे मालूम नहीं, तो इट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट। तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसलिए मैं एक बुक अभी पब्लिश करने वाला हूँ, उसमें ये है कि कम्युनिकेशन हेल्थ केयर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ये सबको कम्युनिकेशन प्रॉपरली करते आना चाहिए। अभी पेशेंट क्यों झगड़ा क्यों होता है कि इफ़ यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसीज,
information about diagnosis, information about treatment, information about complication of treatment, information about the alternative line of treatment. अगर हम पेशेंट को देंगे या रिलेटिव को बोल देंगे तो कोई कंप्लेंट नहीं बनेगा ना. बिल्कुल. अभी क्या होता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, बाहर जाके कोई तो बोलता अरे नहीं वो तो डॉक्टर अच्छा नहीं, पर ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो इट क्रिएट द कन्फ्लिक्ट्स. वो नहीं होना बोल के कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए. हम अभी जैसे कि अभी हम इधर भी स्टार्ट करें, मैं चेन्नई भी स्टार्ट करा था कि हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर है वार्ड में सब पेशेंट को सामने एक ये सब इन्फॉर्मेशन ये दे देते, कम्युनिकेशन कर देते पेशेंट के साथ. एक सवाल मेरा, जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं जो स्टूडेंट्स और जो आगे अपना फ्यूचर एज ए डॉक्टर देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स कि उन्हें स्टार्टिंग से क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? अभी मैं ऑलमोस्ट ये 30 साल में देखता हूँ बच्चे फील्ड में. अभी मेडिकल अभी एजुकेशन जो है अभी कि जैसे हम हर साल देखते हैं कि नीट का जो अभी हमारे पास एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, अभी यूजी का है, पीजी का भी ले हो गया और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए भी वो माध्यम से अभी एडमिशन हो जाते हैं. तो 17, 18, 20 लाख लोग अभी अपेयर हो रहे हैं हमारे पास नीट एग्ज़ाम के लिए, और हमारे पास हर साल के लिए 100 अभी तो बहुत सारे सीट बढ़ गए, 1,28,000 सीट है अभी हमारे पास है. तो बच्चे क्या करते बेसिकली, बच्चे जैसा में मतलब कि अभी वो रूरल है, अर्बन है, या फिर वो थोड़ा मीडियम सिटी से आ जाते, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ है. अभी मैं खुद ही बोलता हूँ, मेरे लिए बोलता हूँ, मेरे बारे में बोलता हूँ कि आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज. माय पेरेंट्स आर दी फार्मर्स फैमिली. मैंने कभी खुद ने भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा बोल के. तो जब मेरा 10th हो गया, 10th होने के बाद मैंने बोला कि क्या करना, दैट वाज ये. तो ऐसा मेरे फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे, नहीं बोले अभी 11th साइंस का एडमिशन ले लो, अगर अच्छा जम रहा तो डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं जम रहा तो यू कैन चेंज द फील्ड, आर्ट कॉमर्स ले सकते, तुम ग्रेजुएशन कर सकते बोल के. तो फिर मैंने ज्वाइन करा. 11th साइंस ज्वाइन करने के बाद मैं थोड़ा देखा कि वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर मी और नॉट पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. 1-2 महीने में खुद ही डायलेमा में था कि करना कि नहीं करना, छोड़ना ये करना, कंफ्यूज था. तो बाद में एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू मेहनत करता है तो मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं बोलूँगा तू ऐसा करेगा तो डॉक्टर बनेगा बोल के. तो इमीडिएटली मैं बोला सर आप जो बोलेंगे मैं करूँगा. अब मैं उनके इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा फॉलो करने के लिए. तो मेरा वो पूरा महाराष्ट्र में 9th रैंक था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 98-99 मार्क्स आउट ऑफ 100. तो एजुकेशन में क्या है कि हमको पहले वो बच्चों को क्या इम्पोर्टेंट है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि जैसा कि उनको क्या करना है. बहुत सारे क्या हो जाता है अभी कि अभी डॉक्टर क्यों बनना है कि नहीं बनना है, क्या इट इज़ ओनली प्रोफेशन की दैट हैज सोशल स्टैंडिंग इम्पोर्टेंस, ये बोल के ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अभी जैसा मैं बोला कि अभी 1,28,000 सीट है और 17-18 लाख लोग उसमें एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं. उसमें से फिर अभी बाद में फिर मेडिकल के बाद डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी डिफरेंट कोर्सेज है वो होके और बाद में 1 साल रिपीट कर 2 साल रिपीट कर और ट्राई करते. तो एक तो जिसको रियली डॉक्टर बनना है वो तो मेहनत करते मैं देखा हूँ और उनको पहले अटेम्प्ट में मिल जाता है. तो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं या पीयर प्रेशर से कि दूसरे को देख के मुझे डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना, सोच के दे आर कन्फ्यूजन माइंड रहते और थोड़ा फिर ये हो जाता है. लेकिन अभी देखो ना कि अभी इफ यू सी दी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी पूरा हमारा, तो ईच एंड एवरी फील्ड हैज इज ओन इम्पोर्टेंस. नॉट नेसेसरी कि डॉक्टर के भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस ऐसा बोल के नहीं है कि हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंस है. तो बच्चे ने पहले क्या डिसाइड करना चाहिए कि वो उनका लाइफ का विजन क्या है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. तो मेहनत वो कोई ज़्यादा नहीं है, सिलेबस तो उतना डिफाइंड सिलेबस है 720 मार्क का एंट्रेंस का एग्जाम है. फिजिक्स को 180, केमिस्ट्री को 180, 360 बायोलॉजी को मार्क्स है. और बच्चे क्या करते बायोलॉजी ईजी तो 360 मिलाना का ट्राई करते, केमिस्ट्री ईजी बाद में फिजिक्स आ जाता है, फिजिक्स डिफिकल्ट बोल के ये कर जाते. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पढ़ाई करने का जो अप्रोच है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि जब हम थे उस टाइम क्या था कि वो रोट लर्निंग था कि क्वेश्चन है उसका आंसर लर्न करो और जाके एग्जाम में लिखो. अभी वो नहीं होना चाहिए. अभी हमारा पढ़ाई कैसा होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब है कि अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंसेप्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जैसा हम बोल रहे कि 1 + 1 = 2, ये हुआ रोट लर्निंग.
1 + 1 = 0 या 1 + 1 = 3, ये एंगल से पढ़ना चाहिए। तो वो परफेक्टली दैट माइंड जो ना हमारी जो स्किल है ना, कॉग्निटिव स्किल है, अफेक्टिव स्किल है एंड साइकोमोटर स्किल है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना। कॉग्निटिव स्किल का मतलब क्या होता है कि हमको नॉलेज गेन करना है। अफेक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है, हमको फीलिंग आना है। साइकोमोटर स्किल का क्या होता है कि हमको प्रैक्टिकली करना है। ये तीनों दिमाग में रख के पढ़ाई करना चाहिए, तो वो उसको ट्रेस नहीं आता। अभी बच्चे क्या करते हैं कि अभी वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हुआ कि सब एमसीक्यू रहते हैं, कि जैसे मैं बोला कि अभी जैसा फिजिक्स को 180 मार्क है, केमिस्ट्री को 180 मार्क है, 360 बायोलॉजी के मार्क्स है, बाद में 720 में से 500 550 मिलने के बाद गवर्नमेंट मिलेगा, नहीं तो फिर प्राइवेट जाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे वो बायोलॉजी में बहुत सारा फोकस करते हैं कि नहीं वो उसमें क्या है कि कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, सीखना है, लर्न करना है, कॉग्निटिव है पूरा, तो इसलिए वो ज़्यादा फोकस करते हैं। फिजिक्स में क्या है कि वो प्रॉब्लम्स है, सो ये तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है ना। तो कौन से एग्जाम में क्या हो जाता है कि जनरली जो आउट ऑफ 100% रहता है ना, जो मार्क्स रहते हैं, एक 50-60% एवरीवन कैन सॉल्व। वो डिफिकल्टी लेवल रहता है, 3 लेवल का डिफिकल्टी लेवल रहता है। लेवल 1 तो 50-60% एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि 1 + 1 = 2। दूसरा एक डिफिकल्ट लेवल रहता है सेकंड, जो 20% रहते हैं, 1 + 1 = 3। और जो मोस्ट डिफिकल्ट है 1 + 1 = 0। तो दे कैन अप्लाई देयर माइंड। ये तीनों रहते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, 3 स्किल के ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए क्या है कि रोट लर्निंग अभी नहीं होना चाहिए। एक जमाना था कि जैसा वो ब्रिटिश ने ही करा ना, ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बदला ना, तो रोट लर्निंग टाइप था, उसे चेंज करना पड़ेगा। हाँ, टीचर सेंट्रिक था। अभी हम जो बोल रहे हैं ना कि नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग टू द स्टूडेंट सेंटर। तो बच्चे ने क्या करना चाहिए, बच्चे ने अच्छी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना चाहिए, इसलिए उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। अभी तो पहले क्या था, जब हम पढ़ते थे ना तो 10th तक कुछ नहीं था। अभी तो जो अभी 11-12 का सिलेबस है ना, अभी जो नीट को बच्चे बैठते हैं ना, उसमें से 50-60% अभी 5th से स्टार्ट हो जाता है। वो बेसिक बोन्स है, जो फिर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सब सिस्टम 5th से थोड़ा थोड़ा तो उनको मालूम है, ऐसा नया कुछ नहीं है। जब हम जब पढ़ते थे ना, तब हम एकदम नया था, डायरेक्ट नया था। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, इनको पूरा खाली अंडरस्टैंड करके और थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग। बहुत सारे मुझे कल एक पेरेंट का मुझे फोन था, डॉक्टर साहब बोले मेरा भी बच्चा है, भी वो 1 महीने के बाद आए, आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है क्या अभी और कुछ रिवाइज करने के? स्ट्रेटेजी क्या होता है कि जैसा मैं बोला ना कि जैसा कि हम हमेशा क्या होता है कि लर्निंग का भी पैटर्न होता है, इजी टू डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट टू इजी। लर्निंग में, पढ़ाई में कैसा होना चाहिए कि इजी टू डिफिकल्ट जाना चाहिए। जितना इजी है, अभी समझो कि अभी एक 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में 5 चैप्टर हमारे इजी है, तो 5 चैप्टर करके खत्म कर देना, तो उसको ट्रेस नहीं रहेगा। जो मैक्सिमम टाइम जो डिफिकल्ट उसको लगते हैं ना, उसके ऊपर वो पूरा अंडरस्टैंड करेगा, समझ के लेके रहेगा, बाद में करेगा, तो उसको क्या वो रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं। जब तक अभी वही होता है ना, एमसीक्यू में क्या हो जाता है कि अभी जो तो मतलब हमें अभी रूट लर्निंग से ऊपर उठकर प्रैक्टिकली ये पूरा समझ के हमें समझ के पढ़ाई अंडरस्टैंड करके फिर करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीजें बहुत ज़रूरी है, जो नीट एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ध्यान में जो रखनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आपने नीट स्टूडेंट्स को बताई, वो वाकई उनके लिए कारगर साबित होगी। तो हमने आज बात की ईएसआई हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर चौहान कालिदास दत्तात्रेय साहब से। सर, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और आगे अगर आपके भी फ्रेंड्स या आपके फैमिली में कोई नीट प्रिपरेशन कर रहा है या ईएसआईसी हॉस्पिटल से आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो इस पॉडकास्ट में आपको पूरी जानकारी यही मिलेगी। और हम मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट, अगले एपिसोड में। लेकिन दत्तात्रेय साहब का जो विज़न है कि ईएसआईसी हॉस्पिटल को सिर्फ हॉस्पिटल को इलाज के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए भी जाना जाए। और हम यही विश करेंगे कि इनका जो ये मिशन है ये ज़रूर सक्सेस हो। और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही।